नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा 9 हिंदी विषय काव्य का संक्षिप्त परिचय चल रहा है। पद का संक्षिप्त परिचय चल रहा है, जिसमें अब हम आगे पढ़ेंगे काव्य स्वादन। काव्य का स्वादन यानी जो हम देखते हैं काव्य में किस प्रकार का स्वाद आता है। तो स्वादन आप जानते हैं कि काव्य का आस्वादन उसके अर्थ ग्रहण में है। मतलब क्या होता है बच्चों, जो काव्य होता है उसका जो स्वादन होता है उसके अर्थ में होता है। जब हम कोई अर्थ ग्रहण करते हैं उससे ही पता चलता है कि इसके अंदर क्या आनंद है, क्या स्वाद है। इसलिए पहले शब्द का मुख्यार्थ समझना चाहिए, यानी जो शब्द है उसका मुख्य अर्थ समझना चाहिए। मुख्य अर्थ के लिए जो मुख्य अर्थ को जब हम समझेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, अन्वय। अन्वय करना क्या होता है बच्चों, यानी जो पद लिखा हुआ होता है या कविता लिखी हुई होती है उस कविता को क्या करते हैं, हम उस रूप में नहीं पढ़ते जैसे लिखी होती है, उसे हम अपने रूप में लाते हैं। उसे अपने रूप में लाने का कार्य क्या होता है, अन्वय होता है। यानी उसे क्रम से लगाते हैं और क्रम से लगाने के बाद तब उसका अर्थ निकालते हैं, अर्थात मुख्य अर्थ उसका समझने का प्रयास करते हैं। कविता की वाक्य संरचना में प्राय शब्दों का वह क्रम नहीं रहता जो पद में होता है। अभी मैंने क्या कहा बच्चों, जो कविता होती है उसमें जो पद होता है उसमें वो क्रम नहीं होता जो कविता के अंदर होता है। उसका क्रम क्या होता है, बदल जाता है। और प्राय कब बदलता है, जब हम उसका अन्वय करते हैं। अन्वय करने क्यों करते हैं अन्वय, क्योंकि उसका मुख्य अर्थ हमें जानना है। अतः अन्वय से शब्दों का परस्पर संबंध स्पष्ट हो जाता है और अर्थ भी क्या हो जाता है, उसका खुल जाता है। होता क्या है बच्चों, जब हम अन्वय कर लेते हैं, उस शब्द को अपने अनुसार लगा लेते हैं, क्रम वाइज सीढ़ी वाइज लगा लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसका अर्थ हमें क्या होता है, उसका परस्पर संबंध हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, साथ में उसका अर्थ भी खुलता हुआ चला जाता है। इस प्रक्रिया में शब्द के वाच्यार्थ के साथ साथ उसमें निहित लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट हो जाते हैं। यानी उसके लक्षण के बारे में पता चल जाता है, उसके व्यंग्य के बारे में भी पता लग जाता है, व्यंग्यार्थ अर्थ के बारे में भी समझ में आ जाता है। कभी कविता में ऐसे शब्दों का भी साभिप्राय प्रयोग करता है। मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनका प्रयोग करता है जिनके स्थान पर उनके पर्याय नहीं रखे जा सकते। अर्थात कहते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको रखा तो जाता है, मतलब उनका कुछ नहीं होता है, अर्थात पर्याय नहीं रखे जा सकते। कभी कभी एक ही शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं, यानी एक ऐसा शब्द होता है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, एकाधिक यानी एक से भी ज़्यादा अधिक अर्थ होते हैं और सभी उस प्रसंग में लागू होते हैं। यानी जिस चीज़ पे बात चल रही है, कभी एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में एकाधिकार बार प्रयुक्त होता है, एक शब्द ऐसा भी होता है जो अलग अलग तरीके से होता है, उसके अर्थ एक अधिकार में उसका प्रयोग किया जाता है। कभी विरोधी शब्द का प्रयोग भाव वृद्धि के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विरोधी होते हैं, मतलब दूसरे रूप में होते हैं, उनका भी प्रयोग भाव वृद्धि के लिए किया जाता है। कभी ही एक ही प्रसंग के कई शब्द एक साथ आते हैं। इस प्रकार शब्दों को और ध्यान देना चाहिए, उनके अपेक्षित अर्थ जानने चाहिए। कविता जिन तत्वों का उल्लेख किया जाता है या किया गया है कविता के अंदर, उनके संदर्भ में कविता के आस्वादन का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं जिसमें कविता के तत्वों का जब उल्लेख किया गया उसके संदर्भ कविता के आस्वादन का प्रयास करना चाहिए। जिसके लिए कविता को बार बार मुखर रूप में से पढ़ना आवश्यक है। मुखर मतलब होता है मुख से पढ़ना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों का सहायक होती हैं। यानी जब हम कभी कविता पढ़ते हैं उनमें बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हमें इसमें दर्शाया गया है या सहायक रूप में होती हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1 क्या है, कविता के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में लिखना। जो कविता लिखी है उसके जो मूल भाव हैं, जो मूल बातें हैं, उन्हें समझकर क्या करना चाहिए, अपने शब्दों में लिखने का काम भी करना चाहिए। नंबर 1। दूसरा क्या होता है, उसमें रस होता है। भाई कह सकते हैं किस प्रकार से उसमें रस का प्रयोग किया है, अलंकार का प्रयोग क्या है, गुण है उसका क्या है, छंद क्या है उसके अंदर, आदि को समझकर कविता में इनकी उपयोगिता को हृदय गमन या हृदय में करना होता है। यानी ऐसा करना होता है जो हृदय को लगे, ऐसे विचार उसके अंदर उसकी उपयोगिता को जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या कहते हैं, अच्छे भाव वाले पदों को कंठस्थ करना। कंठस्थ मतलब याद करना और उनका मुखर
क्या होता है, पाठ करना। आपने बहुत सारी ऐसी कविताएं आपने बचपन में पढ़ी होंगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाओगे। ऐसी कविता, ये छोटी छोटी रूप में उदाहरण दिए हैं कविताओं के, नहीं ऐसे ऐसे और बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो बच्चों आपने सुनी है। अगले पेज पर चलते हैं। देखिए काव्य के भेद। कहते हैं काव्य के भेद, काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। कहते हैं एक सुनने वाला और एक देखने वाला। श्रव्य काव्य का वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है, कान मतलब स्रोत, स्रोत का नाम ही कान होता है काव्य। तथा दृश्य काव्य वो होता है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक। अब अगर बात करें बच्चों, जो नाटक है वो भी एक क्या बोलते हैं उसे, उसका नाम किस रूप में दिया जाता है, उसे हम जो देखा जाता है, अभिनय के माध्यम से जो देखा सुना जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं बच्चों, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या है, इसके अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान, गीतियाँ आदि आती हैं। इसका वर्णन निम्नवत है, यानी इसमें बहुत बड़े बड़े काव्यों का प्रयोग किया गया है बच्चों। महाकाव्य में क्या आता है बच्चों, प्राचीन आचार्यों के द्वारा या उनके अनुसार महाकाव्य का लक्षण निम्नवत है। महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है, इसमें कथा, इतिहास, प्रसिद्धि होती है। यानी अगर महाकाव्य की बात करें तो पूरी तरह से डिटेल पढ़ी जाती है, पूरे विस्तार पूर्वक उसमें बताया जाता है। इसका नायक उदात्त और इसके महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होता है, मुख्य होता है। शेष रस गौण होते हैं, ये जो कुछ छुपे हुए होते हैं। महाकाव्य संगरबद्ध होता है, सगरबद्ध होता है तथा, यानी इसमें कहेंगे कि इसमें सर्ग के रूप में होते हैं, अभ्यास के माध्यम से होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। सर्ग का जो रूप होता है बच्चों वो भी एक अभ्यास का ही नाम है। महाकाव्य की कथा में प्रभा तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होना चाहिए। कहते हैं बच्चों महाकाव्य अगर मैं नाम दूं, अगर संस्कृत की बात करूं, हिंदी की बात चल रही है इसमें, तो अगर इसमें बात करते हैं तो महाकाव्य में बहुत सारे ऐसे काव्यों के नाम आते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें पद्मावत है, श्री रामचरितमानस है, साकेत है, प्रियावास है, कामयानी है, उर्वशी है, ये ऐसे खंड ऐसे महाकाव्य के रूप में दर्शाए गए जिनमें बहुत सारे कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न बातें इसमें कही गई हैं। आधुनिक युग में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुआ है। इतिहास के स्थान पर महान मानव जीवन की कोई भी घटना, कोई भी समस्या इसका विषय हो सकता है। महान पुरुषों के स्थान पर समाज में कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है। महाकाव्य के अंदर बच्चों, इसमें कहा ना महाकाव्य के अंदर किसकी बात हो रही है, परंतु उस पात्र में क्षमता का होना अनिवार्य है, यानी जिसके बारे में इसमें लिखा जाएगा उस व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष बात होनी चाहिए। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं जिसमें पद्मावत में भी नाम लेता श्री रामचरितमानस है, साकेत है, प्रवास है, कामयानी है, उर्वशी है, लोकयातन है, आदि के लोकायतन के आदि इतने महाकाव्य दिए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। पहला क्या था महाकाव्य, अब क्या है खंड काव्य। दूसरा नाम क्या है बच्चों, खंड काव्य। खंड काव्य में क्या देखते हैं बच्चों, देखिए खंड काव्य में जीवन के व्यापक चरित्र के स्थान पर उनके किसी एक पक्ष रूप का संक्षिप्त चित्रण होता है। किसका, व्यापक चित्रण के स्थान पर। इससे पहले में क्या था, उसका व्यापक चित्रण किया जाता था महाकाव्य के अंदर। इसमें क्या है, उसके किसी एक पक्ष का, किसी एक भाग का अथवा अर्थात रूप का समुचित चित्रण किया जाता है, थोड़ा सा चित्रण किया जाता है। परंतु खंड काव्य में महाकाव्य का लघु रूप अथवा एक सर्ग नहीं है, उसमें कोई भी सर्ग नहीं है। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है और संपूर्ण रचना प्राय एक ही छंद प्रमुख होता है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। पंचवटी, जयद्रथ, नहुस, सुदामाचरित, पथिक, गंगावतरण और हल्दी घाटी आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। आख्यानक और गीतियाँ क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पदवत व्रत कहानियों का नाम आख्यान गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्र से कथा कही जाती है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ऐसी कहानियों का प्रयोग किया गया है। ये नाम अगर बात करें तो कहानियाँ ही होती हैं। साथ में इसमें वीरता के बारे में, साहस के बारे में, पराक्रम के बारे में, बलिदान के बारे में, प्रेम के बारे में, करुणा के बारे में आदि प्रेरक घटना चित्रण इसमें कही गई हैं या कथा कही गई हैं। इसकी भाषा बड़ी ही सरल होती है, बहुत सरल होती है, जो आसानी से समझ में आ जाती है, स्पष्ट होती है, रोचक होती है, अच्छी लगने वाली होती है। गीतात्मक और नाटकता इसकी विशेषताएं हैं।
यानी गीत के माध्यम से प्रयोग किया जाता है इसका, और या नाट्य के तरीके से भी इसका प्रयोग किया जाता है। झांसी की रानी नाम सुना होगा, रंग में भंग, कहते हैं विकट भट्ट आदि रचनाएं आख्यान गीतों के अंतर्गत आती हैं। मुक्तक काव्य क्या है बच्चों? अभी क्या था, अब इससे पहले इसमें क्या नाम दे रहे थे? प्रबंध काव्य थे। प्रबंध कार्य में क्या आया? महाकाव्य आया, खंड काव्य आया, आख्यान आख्यान गीतियां इसमादि इसमें आई। अब क्या है? मुक्तक काव्य। देखिए, मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य में से भिन्न प्रकार का होता है। उसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना चित्रण होता है। केवल इसमें छोटी सी अनुभूति का प्रयोग करते हैं, एक अनुभूति को लेते हैं और एक भाव का इसमें कल्पना की जाती है, चित्रण किया जाता है। इसमें महाकाव्य और खंड काव्य जैसे प्रभाव न होने पर भी इसका वर्ण्य विषय अपने में ही पूर्ण होता है, यानी इसका जो विषय है वो पूर्ण होता है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होते हैं, जैसे बिहारी, बृदन और रहीम के दोहे तथा सूर और मीरा के पद आदि क्या है? ये स्वतंत्र है। ये छंद क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है। मुक्तक काव्य के अंतर्गत पाठ्य मुक्तक तथा गेय मुक्तक आते हैं। इनका विवरण निम्नवत है। कहते हैं पाठ्य मुक्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक में विषय की प्रधानता होती है। जो अभी हिंदी की बात करें तो मुक्तक विषय की प्रधानता की गई है। किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है और किसी में विचार अथवा रीति का वर्णन किया जाता है। कबीर, तुलसी, रहीम की भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी, मतीराम, देव आदि की रचना इसी कोटि में आती हैं। अभी मैंने क्या बच्चों आपके इसमें कबीरदास जी का चैप्टर है वो इसी से लिया गया, इसी की मुक्तक का पाठ्य मुक्तक का प्रयोग किया गया। गेय मुक्तक क्या होता है? इसमें गीत तथा प्रगीत काव्य भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? गीत या प्रगीत काव्य भी कहते हैं। इस ये अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। इसमें भाव प्रवणता, आत्मविभक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता और संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। इसके अंदर बड़ी भाव प्रधान होता है, आत्मविभूति होती है, सौंदर्यता की कल्पना की जाती है, संक्षिप्तता होती है, साथ में संगीत का जो संगीत होता है इसमें छुपा हुआ होता है। इस तरीके की इसमें प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों क्या कहते हैं, काव्य के जो भेद हैं उसमें अगर बात करें, सबसे पहले क्या नाम दिया? दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब दृश्य काव्य कौन सा होता है? जो कानों से श्रव्य काव्य सुना जाता है और दृश्य काव्य देखा जाता है। जैसे नाटक है वो दृश्य काव्य में आता है। श्रव्य काव्य के दो भेद दिए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध कार्य के भी भेद दिए और मुक्तक काव्य के भी इस प्रकार से वर्णन इसमें किया गया। अब बच्चों क्या करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास समझते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 मुख्य भागों में बांटा है। यह विभाजन युग विशेष के रूप में प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया, जो क्या है? निम्नवत है। बच्चों ये जो चीज़ें मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको 10वीं क्लास में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। कहते हैं सबसे पहला जो इसका भाग दिया है वो है आदिकाल, यानी वीर गाथा काल। पहला नाम क्या दिया बच्चों? वीर गाथा काल या आदिकाल। कहते हैं 1800 संवत 1800 से लेकर 1400 विक्रम तक, यानी 700 सन 743 से लेकर 1343 ईस्वी तक। क्या है ये संवत्सर होता है और ये सन का प्रयोग किया गया 743 से लेकर 1343 तक। फिर इसके बाद पूर्व मध्यकाल है जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। इसका 1400-1700 के बीच में संवत दिया और सन दिया 1343 से लेकर 1643 तक, इसी ईसा पूर्व। फिर कहते हैं उत्तर मध्यकाल जो रीति काल के नाम से आया, 1700-1900 तक का ये संवत्सर रहा। 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक का ये समय इसमें रहा। आधुनिक काल, ठीक है, 1900 से लेकर आज तक जो चला आ रहा है, 1843 से लेकर आज तक ये चला आ रहा है। अब कौन से काल में हम चल रहे हैं बच्चों? आधुनिक काल में। आगे देखते हैं इसमें। देखिए आदि काल के बारे में पढ़ते हैं। सन 743 से लेकर 1343 तक का कैसा रहा आदिकाल? देखिए आदिकाल के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल का आदि नाम से भी दिए गए हैं। यानी इसके कई नाम दिए गए हैं। वीरगाथा काल के नाम से कह लो, उत्थान काल को भी कह लो, ठीक है, आदि के नाम से दिए गए। इस समय अवधि में कहते हैं, इस समय की अवधि में देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यानी जो देश था क्या था हमारा? छोटे छोटे राज्यों में तक बटा हुआ था। इन राज्यों के राजपूत राजा आपस में लड़ते रहते थे। स्वभाव से ये राजा वीर, साहसी और विलासी थे, मतलब ऐशो आराम करने वाले व्यक्ति थे। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, ईर्षा यानी एक दूसरे से झगड़ा हो जाना, एक दूसरे द्वेष करना, एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति के कारण इनमें प्राय लड़ाई होती रहती थी। मुसलमानों के आक्रमण पर भी इस समय आरंभ हो गए थे। मुसलमानों के आक्रमण भी इसी समय आरंभ हो गए थे।
वीर पुरुषों के सयोगान, यशोगान तथा वीर का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसी काल की कविताओं का मुख्य विषय रहा है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां संक्षेप में हैं, वो निम्नलिखित देखिए इस प्रकार से हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, सामूहिक राष्ट्रीय की भावना का अभाव, युद्ध के सुंदर और सजीव वर्णन, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन, ऐतिहासिक व्रतों में कल्पना का प्रचुर। कहते हैं इनकी जो प्रवृत्तियों की बात करें, इनकी जो प्रमुख विशेषता की बात करें, प्रमुख आदतों की बात करें, वो इसमें दर्शाई गई हैं। इस काल की जो रचना दो रूप में मिलती हैं, किन रूप में मिलती हैं बच्चों? प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीत के रूप में। देखिए इस काल की प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का निम्न विवरण निम्नवत है। देखिए दलपति विजय, जिन्होंने क्या खूमाड़ रासो प्रबंध काव्य है ये, यानी प्रबंध काव्य दिया, ये सब इनके नाम भी दे रखे हैं देखिए यहाँ, और ये क्या दे रखे हैं? वीर गीत की। ये 4 इनकी और 4 इनके। चंद्रवर दसाई, सारंगधर, नल्लल सिंह, जगनीश, नरपति नल्ला, केदारनाथ भट्ट, मधुकर, ये सब इनकी क्या हैं? ये इन लोगों की क्या हैं? ये रचनाएं हैं, और ये क्या है? वो प्रमुख कवि हैं। ये कवि हो गए और ये क्या होगी? रचनाएं हो गई। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये कवि हैं, ठीक है बच्चों, और ये क्या है? रचनाएं हैं। ये क्या है बल्कि इसमें ये निम्नलिखित रचनाओं का वर्णन क्या है। अब आगे देखते हैं आगे। चंद्रवट 10 कृत पृथ्वीराज रासो, इस युग की क्या है? पृथ्वीराज रासो इस युग की सर्व प्रसिद्ध रचना है, जो वीर गीत काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य अल्लाह खंड है। क्या कहते हैं? लोकप्रिय किसकी क्या है? लोकप्रियता क्या है इसकी? अल्लाह खंड है। जगनीश नामक भाट कवि द्वारा इस काव्य में महोत्सा के दो प्रसिद्ध वीर अल्लाह तथा उदल के बारे में इसमें बात की गई। अल्लाह और उदल के बारे में इसमें उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। किसमें बच्चों? अल्लाह खंड में। इसमें 2 व्यक्तियों के बारे में बात की गई। महुआ के 2 प्रसिद्ध वीर हुए हैं, कौन कौन है? अल्लाह और उदल। उसमें इसकी चित्रण इनका प्रस्तुत किया गया है। यह बहुत ही लोकप्रिय है और इसके गीत आज भी वर्षा ऋतु में उत्तर भारत के गाँवों में ढोल और थाप के साथ गाए जाते हैं। ढोल थाप मतलब ढोल नगाड़ों के साथ गाए जाते हैं। इस काल में कुछ श्रृंगार रस की तथा भक्ति की रचना भी लिखी गई है। इसी काल में कुछ श्रृंगार रस की और भक्ति की रचना लिखी गई है, किंतु प्रमुखता वीर रस की ही इस काव्य में रही है, यानी वीरों के बारे में इसमें वर्णन किया गया। विद्यापति, अब्दुल रहमान, कौशल राय इस युग के अन्य प्रसिद्ध रचनाकार भी रहे हैं। रासों की भाषा कहती थी, जो रासो ग्रंथ आए थे उनकी जो अभी वीर रस की बात चल रही थी, वीर गीत की बात चल रही थी, अब है रासो ग्रंथ की जो भाषा थी वो कैसी थी बच्चों? रासो ग्रंथ की भाषा जो डिंगल थी, यह वीर काव्य के लिए अत्यंत उपयुक्त है। भाव व्यंजना के लिए इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज आदि भाषा का प्रयोग इसमें खुलकर किया गया है। देखिए इसमें संस्कृत का भी प्रयोग किया गया है, अरबी का भी प्रयोग किया, फारसी का भी प्रयोग किया गया, आदि भाषाओं का इसमें प्रमुखता प्रयोग खुलकर किया गया। हृदय को स्पर्श करने की अद्भुत क्षमता है। इन ग्रंथों में विविध छंदों का प्रयोग मिलता है, जैसे दोहा, सोरठा, त्रोटक, यानी तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, चटक, रोला, छपा, कुंडलियाँ आदि छंदों का इसमें कलात्मक प्रयोग हुआ है। इसमें रसद उत्कर्ष की अपूर्व शक्ति है। बच्चों क्या कहते हैं? इसमें इतना आनंद इसमें दिया गया है रासो ग्रंथों में और वीर गीत में, कि व्यक्ति के अंदर की जो भाव है वो निकल कर आते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने अभी वीर यानी आदिकाल के बारे में पढ़ा, काव्य के प्रकार पढ़े। अगली वीडियो के माध्यम से हम क्या लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे? भक्तिकाल। धन्यवाद।